संयुक्त राज्य द्वारा शुरू की गई निम्नलिखित पहलों संस्थाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो डी है शांति विश्वविद्यालय कोस्टा रिका की स्थापना हुई थी। फिर है वैश्विक पोलियो उन्मूलन समूह। फिर बी है मानव जीवन और मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा। फिर ए है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका उन्मूलन पहल। ई है संयुक्त राष्ट्र वन मंच की स्थापना हुई थी। ओके, तो ये क्या है, DCBAE द्वारा ये क्रमानुसार है। वहीं पे शांति विश्वविद्यालय कोस्टा रिका की स्थापना 1980 में स्थापित हुई थी, जिससे संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति और संघर्ष समाधान के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसका मिशन सभी मनुष्य को समझ, सहिष्णुता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को बढ़ावा देना है। ओके, फिर वैश्विक पोलियो उन्मूलन। फिर वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल हुई थी 1988 में शुरू की गई थी। वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल का नेतृत्व राष्ट्रीय सरकारों, विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO, रोटरी इंटरनेशनल, USA सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन और UNICEF द्वारा किया जाता है। पहल का उद्देश्य व्यापक टीकाकरण अभियानों के माध्यम से दुनिया भर में पोलियो का उन्मूलन करना और विश्व स्तर पर पोलियो के मामलों को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की गई थी। वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल हुई थी 1988 में, WTO द्वारा बनाई गई थी। मानव जीवन और मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा 1957 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई थी। मानव जीवन और मानव अधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा 1997 में यूनेस्को द्वारा अपनाई गई थी। मानव जीवन और मानव अधिकार पर सार्वभौमिकता घोषणा आनुवंशिक अनुसंधान और आनुवंशिकी के अनुप्रयोग से संबंधित नैतिक सिद्धांतों को निर्धारित करती है। मानव गरिमा और आनुवंशिक भेदभाव के निषेध पर जोर देती है। ओके, ये है कि 1997 में हुई थी। मानव जीनोम और मानवाधिकार पर सार्वभौमिक घोषणा आनुवंशिक अनुसंधान और आनुवंशिकी के अनुप्रयोग से संबंधित नैतिक सिद्धांतों को निर्धारित करती है। यह है कि जो घोषणा है, ये घोषणा मानव गरिमा और आनुवंशिक भेदभाव के निषेध पर जोर देती है। फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका रोल बैंक पहल 1998 में शुरू की गई थी। रोल बैंक मलेरिया, RBM भागीदारी और उद्देश्य उन्मूलन, कार्रवाई और संसाधन जुटाने के माध्यम से मलेरिया से होने वाली मौतों को कम करता है। यह पहल विभिन्न हितधारकों के साथ मिलकर मलेरिया को नियंत्रित करने और अंततः इसे खत्म करने के लिए काम करती है। मलेरिया रोल बैंक 1998। वहीं पे है संयुक्त राष्ट्र वन मंच की स्थापना 2000 में स्थापित हुई थी। संयुक्त राष्ट्र वन मंच UNFF सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए यह अंतर सरकारी नीति मंच है। वन मंच वन नीति से संबंधित मुद्दों को संबोधित करती है और वन से संबंधित मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है। संयुक्त राष्ट्र वन मंच की स्थापना हुई थी 2002 में। ओके, 2000 में हुई थी। तो ये है क्रमानुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उदार लोकतंत्र का भाग नहीं है? उदार लोकतंत्र का भाग नहीं, एक दलीय प्रणाली पर आधारित है और वे सामूहिक संचार के साधनों पर राज्य का एकाधिकार। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे एकाधिकार, कोई राज्य का एकाधिकार नहीं है। और यहाँ पे एक दलीय प्रणाली तो बिल्कुल भी नहीं है लोकतंत्र में। ओके, तो हम देखेंगे क्या है उदार लोकतंत्र की विशेषता। उदार लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें प्रतिनिधित्व लोकतंत्र उदारवाद के सिद्धांतों के तहत काम करती है, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है और कानून का शासन सुनिश्चित करता है। इसमें आमतौर पर एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल सुनिश्चित करने के लिए कई राजनीतिक दल शामिल होते हैं। नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों का पालन करते हैं और किसी भी एक इकाई को अत्यधिक शक्ति प्रदान करने से रोकने के लिए नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली है। मुख्य विकल्पों की व्याख्या। एक दलीय प्रणाली पर आधारित, यह उदार लोकतंत्र की विशेषता नहीं है क्योंकि यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धी और विकल्प को सीमित करता है जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। जनसंचार के साधनों पर राज्य का एकाधिकार। यह एक उदार लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए प्रेस, मीडिया की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। एक राज्य का एकाधिकार इस स्वतंत्रता और सूचना के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करेगा। ओके, तो ये ऑप्शन दिए गए थे। फिर औपचारिक कानूनों पर आधारित है। यह उदार लोकतंत्र एक विशेष विशेषता है जहाँ शासन स्थापित कानूनों और नियमों पर आधारित होता है जिससे व्यवस्था और
पूर्वानुमेयता सुनिश्चित होती है। फिर नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी। नागरिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा उदार लोकतंत्र के लिए मौलिक है, जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता, सभा, धर्म और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। फिर नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली। यह प्रणाली उदार लोकतंत्र के लिए अभिन्न है, सरकार की किसी भी शाखा को बहुत शक्तिशाली होने से रोकती है और जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। तो हमने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन उदार लोकतंत्र में भाग नहीं लेते हैं। तो एक दलीय प्रणाली और सामूहिक संचार के साधनों पर एकाधिकार। फिर औपचारिक कानून नियमों पर आधारित है, सही है। फिर नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी, सही है। फिर नियंत्रण संतुलन की प्रणाली। ओके, तो ये है उदार लोकतंत्र की विशेषता। और एक बार देख लेते हैं उदार लोकतंत्र की विशेषता क्या है। कि उदार लोकतंत्र एक ऐसा रूप है जिसमें प्रतिनिधित्व लोकतंत्र उदारवाद के सिद्धांतों के तहत काम करते हैं, व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और कानून का शासन सुनिश्चित करते हैं। ओके, इसमें आमतौर पर एक प्रतिस्पर्धी राजनीतिक माहौल सुनिश्चित करने के लिए कई राजनीतिक दल शामिल होते हैं, जबकि कोई एक दल नहीं होता, कई सारे दल शामिल होते हैं। फिर यहाँ पे नागरिक स्वतंत्रता पर महत्व दिया जाता है, व्यक्तिगत अधिकारों का पालन करते हैं और किसी भी एक इकाई को अत्यधिक शक्ति प्राप्त करने से रोकते हैं और नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली बनाते हैं। ओके, तो ये है उदार लोकतंत्र के भाग में नहीं, दो नहीं है, बाकी सारे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा शुरू किए गए स्वसम्मान आंदोलन का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं है। तो भाग नहीं है, तो ये राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने के लिए कांग्रेस में शामिल होना या एक भाग नहीं आता है। नामों में जाति का वितरण हटाया था, हिंदू पौराणिक कथा को पात्रों की नई व्याख्या, ओके, ब्राह्मण पुजारियों के बिना संपन्न स्वसम्मान विवाह। जैसे कि सही उत्तर है राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने के लिए कांग्रेस में शामिल होना। तो ईवी रामास्वामी में से कौन सा भाग नहीं था। तो ये है कि भाग नहीं था। फिर ईवी रामास्वामी द्वारा स्वसम्मान आंदोलन की स्थापना की आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा पेरियार द्वारा की गई थी 1925 में तमिलनाडु में। ओके, इस आंदोलन का उद्देश्य था कि आत्मसम्मान को बढ़ावा देना, जाति भेदभाव को मिटाना और जाति व्यवस्था द्वारा किए गए सामाजिक कुरीतियों से लड़ना था। इसने द्रविड़ समुदाय को सशक्त बनाने और तमिल समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व को चुनौती देने का प्रयास किया था। नामों से जाति का वितरण हटाए। स्वसम्मान आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों में से एक जाति आधारित उपनामों को त्यागना था, ताकि जातिगत पहचान को समाप्त किया जा सके और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रथा को जातिगत भेदभाव और कलंक को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। ओके, तो फिर हिंदू पौराणिक कथाओं के पात्रों की नई व्याख्या है। पेरियार उनके अनुयायियों ने हिंदू पौराणिक कथाओं पर एक तर्कवादी और आलोचनात्मक दृष्टिकोण पेश किया था। पारस्परिक व्याख्या को चुनौती दी जाती पदानुक्रम को मजबूत करती थी। उन्होंने सामाजिक अन्याय को उजागर करने और ब्राह्मणवादी प्रभुत्व को वैधता और सवाल उठाने के लिए पौराणिक कथाओं की पुनर्व्याख्या करने का लक्ष्य रखा था। फिर ब्राह्मण पुजारियों के बिना संपन्न स्वसम्मान विवाह। स्वसम्मान आंदोलन ने ब्राह्मण पुजारियों की भागीदारी के बिना विवाह करने की वकालत की थी। उन्हें जाति व्यवस्था का समर्थन माना जाता था। ये स्वसम्मान विवाह सरल तरीके के लिए जाने जाते थे, धार्मिक अनुष्ठानों के बजाय समानता और आपसी सहयोग पर जोर देते थे। ओके, वहीं पे राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने का कांग्रेस में शामिल होते। पेरियार इसमें शामिल नहीं हुए थे। पेरियार शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन बाद में विचारधारा में मतभेद के कारण विशेष रूप से जाति और सामाजिक सुधारों को लेकर उन्हें खुद को अलग कर दिया था। उनका ध्यान कांग्रेस पार्टी के व्यापक राष्ट्रवादी लक्ष्यों के बजाय सामाजिक न्याय और जाति विरोधी आंदोलन पर बना रहा था। ओके, तो ये क्या था कि राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन करने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता। पहले वो क्या थे कि पहले वो शामिल हुए थे, उसके बाद में वो अलग हो गए थे पेरियार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी स्कूल से संबंधित नहीं है। यथार्थवादी स्कूल से संबंधित नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी स्कूल से संबंधित नहीं है। तो डी है वुड्रो विल्सन और इमैनुअल कांट। ओके, क्या है देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी स्कूल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रतिस्पर्धी और संघर्षपूर्ण पहलू पर जोर देता है। किस पर देता है कि वो प्रतिस्पर्धा करने पर और संघर्षपूर्ण पहल पर जोर देता है। यह इस धारणा पर केंद्रित है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राथमिक अभिनेता है और वे शक्ति और सुरक्षा के लिए अपने स्वयं के स्वार्थ में काम करते हैं। शक्ति और सुरक्षा के अपने सुरक्षा के लिए काम करते हैं। ओके, यह इस स्कूल से जुड़े प्रमुख विचारक स्टीफन
वॉल्ट, जॉन मेयरसाइमर और केनेथ वॉल्टेज है। इस स्कूल से कौन कौन थे कि प्रमुख विचारक है स्टीफन वॉल्ट, जॉन मेयरसाइमर और केनेथ वॉल्टेज। वुड्रो विल्सन और इमैनुअल कांट क्यों नहीं थे? देखते हैं। वुड्रो विल्सन को अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी विचारधारा से जोड़ा जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को नैतिक सिद्धांतों पर जोर देते हैं। इमैनुअल कांट एक दार्शनिक थे जिन्होंने शाश्वत शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राज्यवादी संविधानों के महत्व के बारे में अपने विचारों के साथ उदारवादी स्कूल में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। न तो वुड्रो विल्सन और न ही इमैनुअल कांट यथार्थवाद के विचारक माने जाते हैं। यह यथार्थवाद के विचारक नहीं थे दोनों, इसीलिए। फिर अन्य यथार्थवादी विचारक हमें दिखा देंगे स्टीफन वॉल्ट अंतर्राष्ट्रीय संबंध में गठबंधों और शक्ति संतुलन पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। जॉन मेयरसाइमर आक्रामक यथार्थवादी थे, अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते थे और एक महान व्यक्ति, महान शक्तियाँ हमेशा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर हावी होने की कोशिश करती है, उनका ये कथन था, वो सिद्धांत दिया था। ओके। फिर केनेथ वॉल्टेज नव यथार्थवादी थे के संस्थापक थे, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अराजक संरचना और राष्ट्रों के बीच क्षमताओं के वितरण पर जोर देते हैं। उदारवादी विचारक वुड्रो विल्सन की 14 सूत्रीय 16 बिंदु और राष्ट्रीय संघ के निर्माण में उनकी भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उनके उदारवादी दृष्टिकोण को उजागर किया था। इमैनुअल कांट का निबंध था शाश्वत शक्ति एक ऐसी दुनिया के लिए, उनके दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोसोवो युद्ध हुआ था 1999, लीबिया युद्ध हुआ था 2011, अफगानिस्तान में अमेरिका का नेतृत्व वाला आक्रमण हुआ था 2001 और है तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा किया था 1996। तो कोसोवो युद्ध क्या है? 1998 से 1999 तक चला था। इसमें यूगोस्लाव सेना और कोसोवो लिबरेशन आर्मी शामिल थी, जिसमें 1999 नाटो का हस्तक्षेप हुआ था। ओके। तो ये है 98 से 99 तक ये कोसोवो युद्ध दिखाई देता है, जो लीबिया जो यूगोस्लाव सेना और कोसोवो लिबरेशन आर्मी शामिल थी, इसमें नाटो का हस्तक्षेप हुआ था। फिर लीबिया गृह युद्ध हुआ था 2011 में, अरब स्प्रिंग के हिस्से के रूप में शुरू हुआ था, जिसमें मुअम्मर गद्दाफी और का तख्ता पलट हुआ था। फिर अफगानिस्तान पर अमेरिका के नेतृत्व वाला आक्रमण हुआ था 1911 के हमलों के उत्तर में। अक्टूबर 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में अफगानिस्तान पर आक्रमण हुआ था, जिसका उद्देश्य था अलकायदा को खत्म करना था और नादिया को सत्ता से हटाना था। फिर तालिबान ने अफगानिस्तान में पहली बार सत्ता पर कब्जा किया था। तो तालिबान ने 1996 में अफगानिस्तान में सत्ता पर कब्जा किया था, जिससे अफगानिस्तान अमीरात ऑफ अफगानिस्तान की स्थापना हुई थी। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसने एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल बदल के आधार पर संसद सदस्यों और राज्य विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान किया था, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 1985 इसका आंसर है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। इस संशोधन को दल बदल विरोधी कानून के रूप में भी जाना जाता है। यह दल बदल की समस्या से निपटने के लिए बनाया गया था, जिसे सरकार की स्थिरता के लिए खतरा माना जाता था। यह कानून संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है यदि वे चुने जाने के बाद किसी एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में चले जाते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करके विधानमंडलों में स्थिरता लाना था कि सदस्य उस दल के प्रति वफादार रहे जिसके टिकट पर वे चुने गए थे। ओके, 1985 इनका आंसर है। 52वां संविधान संशोधन अधिनियम दल बदल कानून के आधार पर लाया था, किस वर्ष लाया था? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्यवाद के बारे में आवश्यक तथ्यों की पहचान कीजिए। साम्यवाद के बारे में आवश्यक तथ्यों की पहचान कीजिए। साझा स्वामित्व, पूर्ण समानता, वर्गहीन समाज और है अग्रिम दल, पुरोहित वर्ग का अधिनायकवाद नहीं है। फिर साम्यवाद के बारे में आवश्यक तथ्य। साम्यवाद क्या है हम देखेंगे। साझा स्वामित्व ऑप्शन में है, तो साझा स्वामित्व क्या है? यह साम्यवाद के मूल सिद्धांतों में से एक है। एक उत्पादन के साधनों का साझा स्वामित्व है, जिसका अर्थ है संसाधन और उद्योग निजी व्यक्तियों के बजाय पूरे समुदाय के स्वामित्व और नियंत्रण में होते हैं। पूर्ण समानता। साम्यवाद ऐसे समाज के लिए प्रयास करता है जहां धन और संसाधन सभी
सदस्यों के समान रूप से वितरित किए जाते हैं। यह सिद्धांत आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने और सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखता है कि सभी के पास बुनियादी जरूरतों पर तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। पूर्ण समानता। ओके। वर्गहीन समाज साम्यवाद का एक प्राथमिक लक्ष्य बिना सामाजिक वर्गों वाला समाज बनता है। एक वर्गहीन समाज में अमीर और गरीब के बीच कोई अंतर नहीं होता है और सभी लोगों की समान स्थिति और अवसर होते हैं। अग्रिम दल क्या होता है कि मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांत के संदर्भ में यह अग्रिम दल और राजनीतिक दल है जो क्रांति में सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्ग का नेतृत्व और निर्देशन करता है ताकि पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंका जा सके और कम्युनिस्ट राज्य की स्थापना की जा सके। तो ये हमें वर्ग दिखाई देते हैं। यहाँ पे पुरोहित वर्ग का अधिनायकवाद क्या है? यह अवधारणा साम्यवाद से जुड़ी नहीं है। क्यों नहीं जुड़ी है? क्योंकि साम्यवाद धर्म या पादरित्व के आधार पर वर्ग भेदों को समाप्त करना चाहता है। ओके। साम्यवाद में समानता को महत्व दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या पुरोहित वर्ग का अधिनायकवाद, यहाँ पे क्या दिया है कि जो ये साम्यवाद से नहीं जुड़ी है क्योंकि साम्यवाद धर्म में पादरियों के आधार पर वर्ग भेदभाव को समाप्त करना चाहता है और पुरोहित वर्ग के तानाशाही पर विचार साम्यवाद के मूल सिद्धांतों का खंडित करता है जिसका उद्देश्य वर्ग आधारित पदानुक्रम के रूप में सभी रूपों में दूर रहता है। फिर गैर आवश्यक अवधारणा, एकल नेता का वर्चस्व या राज्य पूंजीवाद जैसे अन्य अवधारणा साम्यवाद की मूल विचारधारा के लिए आवश्यक नहीं है और अक्सर विशिष्ट ऐतिहासिक कार्यान्वयन में देखा गए विचारण और अनुकूलन का प्रतिनिधित्व करती है, न कि साम्यवाद की सौंदर्यिक नींव का प्रतिनिधित्व करती है। ओके। साम्यवाद के बारे में आवश्यक तत्व ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होगा? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कहा गया था। ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 क्या है? यह भारत की संसद द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण विधायी उपाय है। यह संसद के दोनों सदनों और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव के संचालन के लिए विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। यह सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता, निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और चुनाव के संचालन को भी संबोधित करता है। विशेष रूप से यह अनिवार्य करता है कि राज्य परिषद के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है जिसमें हर 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। ओके। तो क्या हो गया कि 1951 में यह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को लाया गया था जो राज्यसभा के सदस्यों के कार्यकाल को 6 वर्ष तक का होगा, इसे कहा गया था 6 वर्ष का होगा जिसमें हर 2 वर्षों में 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्त किया जाएगा। एक बार फिर देख लेते क्या है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 था जिसमें कहा गया था कि जो संसद है, संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के चुनाव के संचालन के लिए, कहा कि प्रत्येक राज्य में कई सारी विधानसभाएं होती है, उनके सदस्यों के चुनाव के संचालन के लिए रूपरेखा प्रदान करता है ना। फिर उसमें देखता है कि सदस्य की योग्यता क्या है और अयोग्यता क्या है, निर्वाचन नामावलियों की तैयारी और चुनाव के संचालन को भी संबोधित करता है। कौन देखता है? ये देखता है। उसके बाद में विशेष रूप से यह अनिवार्य करता है कि राज्य परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का होगा जिसमें हर 2 वर्षों में 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्त किया जाएगा। तो ये प्रतिनिधित्व अधिनियम लाया था 1951 में। उसके बाद 1953 का क्या है? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जो ऑप्शन में है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1953 का। तो क्या है यह अधिनियम एक अलग विधायी उपाय के रूप में मौजूद नहीं है। चुनाव के संचालन और संबंधित मामलों से संबंधित प्रासंगिक विधान जनप्रतिनिधित्व 1951 है। चुनाव के संचालन और संबंधित मामलों से यह संबंधित है 1953। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935, तो ये ब्रिटिश शासन द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है वैसे तो ये, जिसने ब्रिटिश भारत में सरकारी संस्थानों की संरचना और कार्यप्रणाली को निर्धारित किया था। इसने भारत में संघीय शासन की नींव रखी थी और राज्यसभा के सदस्यों के विशिष्ट कार्यकाल को संबोधित नहीं किया था। ओके, ऐसा इसमें कहा गया है कि यहाँ पे क्या किया था कि संघीय शासन की नींव रखी थी लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के लिए यह नहीं है। लेकिन 1935 वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 1919 भारत सरकार अधिनियम मार्लेमेंटो चेम्बर्सफोर्ड सुधारों के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासन संस्थानों को शुरू करना था। इसने प्रांतों में सरकारों के दोहरे रूप द्वैत शासन का प्रावधान किया लेकिन विधानसभा की स्थापना नहीं की। इसके सदस्यों के लिए शर्तें निर्दिष्ट नहीं की गई थी। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची मिलान कीजिए। एशियन ड्रामा हुआ था गुत्राल मिल्डर,
फिर भारतीय संविधान एक राष्ट्र की आधारशिला है। भारतीय संविधान एक राष्ट्र की आधारशिला है, किसने कहा था? गैडविल ऑस्टिन द्वारा। भारत में राज्य और गरीबी सुधार की राजनीति हुई थी अतुल कोहली द्वारा। द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम नॉर्मलिटी पामर द्वारा। देखते हैं क्या बोला था। एशियाई नाटक गनर मडर द्वारा निम्नलिखित यह पुस्तक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था का व्यापक अध्ययन है। यह इन क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक आर्थिक समस्याओं के विकास चुनौतियों के तल्लीन है। एशियाई नाटक एक गनर मडर द्वारा लिखित है। यह पुस्तक दक्षिण पूर्वी एशिया की अर्थव्यवस्था के व्यापक अध्ययन करती है। एशियाई नाटक जिसमें कहा गया था एशियाई ड्रामा, ये किसने लिखी थी? गनर मडर द्वारा। एशियाई ड्रामा है, इसमें अर्थव्यवस्था के अध्ययन पर जोर दिया था इन्होंने, जो सामाजिक आर्थिक समस्याओं के विकास और चुनौती में तल्लीन है। फिर भारतीय संविधान एक राष्ट्र का आधारशिला, फिर गॉडविल ऑस्टिन द्वारा रचित है। गॉडविल ऑस्टिन द्वारा रचित यह पुस्तक है भारतीय संविधान के निर्माण और कार्यप्रणाली का गहन विश्लेषण प्रदान करती है। ऑस्टिन का काम भारत में संवैधानिक प्रक्रिया की विस्तृत परीक्षा के लिए अत्यधिक सम्मानित है। फिर भारत में राज्य और गरीबी सुधार की राजनीति। भारत में राज्य और गरीबी की सुधार की राजनीति पुस्तक किसने लिखी थी? अतुल कोहली द्वारा लिखी गई थी, जो भारत में राज्य नीति और गरीबी के बीच संबंधों का पता लगाती है। यह आर्थिक सुधार और गरीबी उन्मूलन रणनीतियों के पीछे की राजनीतिक गतिशीलता में अंतर पुष्टि प्रदान करती है। भारतीय राजनीति व्यवस्था, यह पुस्तक नॉर्मलिटी पामर द्वारा लिखी गई थी, जो भारत में राजनीतिक संरचना और प्रक्रियाओं का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है। यह राजनीति की जटिलताओं का समझने के लिए एक प्रमुख टास्क है। ओके, तो ये हमें इनकी पुस्तक है जो किसने लिखी थी, ये विचारक है, लेखक है, उनके बारे में बताया गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव किसने लिखी थी? द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव किसने लिखी थी? चेस्टर बर्नार्ड द्वारा लिखी गई थी। चेस्टर बर्नार्ड द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अमेरिकी व्यवसायिक कार्यकारी लोक प्रशासन और प्रबंधन सिद्धांत के अग्रणी कार्य के लिए जाने जाते हैं। 1938 में यह फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक लिखी थी, जिसे प्रबंधन और संगठनात्मक सिद्धांत के क्षेत्र में एक मौलिक कार्य के रूप में जाना जाता है। अपनी पुस्तक में बर्नार्ड ने कहा था कि कार्यपालिकाओं के कार्यों की भूमिका का विश्लेषण किया था और संगठनों में संचार, नेतृत्व और निर्माण लेने के महत्व पर बल दिया था। अधिकार की स्वीकृति और संगठनों के भीतर सरकारी प्रणालियों पर उनके सिद्धांतों का प्रबंधन प्रथाओं पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। तो चेस्टर बर्नार्ड हमें 1938 में दिखाई देते, जिन्होंने लिखा था द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नामक पुस्तक लिखी थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कार्यपालिका के कार्यों की भूमिका का विश्लेषण किया और संगठनों में संचार, नेतृत्व, निर्माण में महत्वपूर्ण बल दिया था। वहीं पे मैक्स वेबर एक जर्मन समाजशास्त्री, दार्शनिक, राजनीतिक अर्थशास्त्री थे और जो नौकरशाही के अपने सिद्धांत और धर्म के समाजशास्त्र पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। वेबर के लिए सबसे प्रसिद्ध कार्यों में था द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्प्रिंग ऑफ द कैपिटलिज्म, और ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी शामिल है इसमें। जबकि उन्हें संगठनात्मक सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने द फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव नहीं लिखी थी। मैक्स वेबर क्या थे? समाजशास्त्री थे, दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री भी थे। नौकरशाही के अपने सिद्धांत के लिए धर्म और समाजशास्त्र पर अपने काम के लिए जाने जाते थे। फिर हेनरी फेयोल एक फ्रांसीसी खनन इंजीनियर और प्रबंधन सिद्धांतकारक थे, जो प्रशासनिक सिद्धांत के विकास में अपने काम के लिए जाने जाते थे। वे अपनी पुस्तक है जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लिए सबसे अधिक जाने जाते थे, जहाँ उन्होंने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को रेखांकित किया था। फियोल का काम था कि प्रबंधन के कार्यों पर केंद्रित था, लेकिन उन्होंने द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव नहीं लिखी थी। फिर सन त्यूजो एक प्राचीन चीनी सैन्य रणनीतिकार और दार्शनिक थे, जो अपने काम के लिए द आर्ट ऑफ द वॉर के लिए भी जाने जाते थे। तो द आर्ट ऑफ वॉर किसने लिखी थी? सैन्य, राजनीतिक और रणनीतिक पर एक ग्रंथ थी, और सैन्य और व्यावसायिक दोनों संदर्भ प्रभावशाली थे। ओके, तो ये हमें विचारक दिखाई देते हैं।